हेलो दोस्तों, दिव्यांश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ेंगे और जानेंगे समास है क्या। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि समास क्या है। तो समास है जैसे किसी भी बात को हम बड़ी बातों को संक्षेप में कर दें, वही समास कहलाता है। तो समास कैसे बना है? समास दो शब्द से मिलकर के बना है, सम धन अस। सम माने होता है भली प्रकार से, अस माने होता है बेगला। अर्थात समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। किसी बात को हम किसी बड़ी बात को संक्षेप में कह देना, वही समास कहलाता है। जैसे समास जैसे रसोई घर, हम इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? रसोई घर। लेकिन जब इसको हम तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं, इसका विग्रह क्या हो जाता है कि रसोई के लिए घर। फिर हम जैसे मैंने कहा कि किसी भी बड़ी बात को संक्षेप में कहना, तो रसोई के घर, ये बड़ी सी बात को हमने के इसको इसी में छिपा दिया, तो रसोई के लिए घर। तो इसको हमने सिर्फ एक बात संक्षेप में कह दिया, रसोई घर। जैसे अभी हम कह दें राजपुत्र, राजपुत्र, ये मैंने संक्षेप में कहा, लेकिन अभी इसका हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यही हमारा विग्रह कहलाता है। शब्द की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पारस्परिक शब्दों को संक्षेप में कर देना ही समास कहलाता है, और फिर उनको पुनः अपने रूप में प्रकट करना उसका विग्रह कहलाता है। समास हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। आपके हिंदी में समास की जो संख्या है वो 6 है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। सबसे पहले जानेंगे कि अव्ययी भाव समास है क्या। देखिए, समास में 2 पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं और इन्हीं का हम विग्रह करते हैं। तो अव्ययी भाव समास में सबसे पहले जाने जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन से तात्पर्य हमारा, जब इसका हम विग्रह करते हैं दिन दिन, प्रत्येक दिन, इसको हम प्रतिदिन, इसका विग्रह करते हैं दिन दिन। रातों रात, रात ही रात में, इसका विग्रह क्या होता है? रात ही रात में, या फिर इसको कहेंगे रात ही रात। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा विग्रह हो जाता है, जबकि ये क्या है? ये हमारा समास है। जैसे ये किसी भी, मैंने बताया कि किसी भी पारस्परिक बातों को संक्षेप में कह देना, 2 या 2 से अधिक पारस्परिक बातों को संक्षेप में कह देना ही समास कहलाता है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे कि रात ही रात में, रातों रात का विग्रह मैंने किया, रात ही रात में। आज जन्म, मतलब जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, समक्ष, समक्ष से तात्पर्य अक्ष के सामने, जो घटना हमारे आंख के सामने होती है उसे हम समक्ष कहते हैं, समक्ष घटना घटी। तो अव्ययी भाव समास में जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष समास में जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास में जैसे हम कहते हैं, अब इसके 6 भेद होते हैं। जैसे इसमें आप कारक पढ़ते हैं तो कारक में क्या होता है कि आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध,
और अधिकरण, और उसमें फिर हम संबोधन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन के को छोड़कर शेष जो समास यहाँ पे हैं आपके जो बीच में है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष के भेद में जाने जाते हैं। इसी से हम फिर तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे इसका कारक चिन्ह, इसका चिन्ह होता है को। जैसे हम कहते हैं माखन चोर। माखन चोर एक क्या है, शब्द है आपका। अब हम इसका जब विग्रह करते हैं तो माखन को चुराने वाला, विग्रह इसका कैसे करेंगे, माखन को चुराने वाला। फिर यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। गृहागत, गृह को आगत, आगत माने आने वाला, गृह को आगत। तो तत्पुरुष समास में मैंने कहा इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसके 6 भेद होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो मैंने बताया कि कर्म कारक, जैसे कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह जो होता है वो आपका होता है को। माखन को चुराने वाला अर्थात माखन चोर, इसका विग्रह करते हैं माखन को चुराने वाला। यश प्राप्ति, यश को प्राप्ति करने वाला। गृहागत, गृह को आगत। फिर हम आते हैं करण। करण तत्पुरुष का चिन्ह होता है से द्वारा। तो जैसे हम कहते हैं इसमें रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत मतलब लिखा गया, रचना किया गया, तुलसी द्वारा कृत। फिर इसी में हमारा बहुत चर्चित उदाहरण आता है नेत्रहीन। जब हम इसका विग्रह करते हैं इसमें क्या आता है, आपका क्या छिपा होता है, से। हमारा करण तत्पुरुष का चिन्ह होता है से और द्वारा। तो रोग से ग्रस्त, इसका विग्रह करेंगे, रोगग्रस्त का विग्रह करेंगे, रोग से ग्रस्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। फिर आगे आते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आपका इसका चिन्ह होता है के लिए। जैसे हम कहते हैं विद्यालय, तो हम क्या करते हैं इसमें इसका विग्रह करेंगे विद्या के लिए आलय। रामार्पण, राम को अर्पण। अब यहाँ पर आपका को चिन्ह नहीं है, को आपका कर्म में है, लेकिन कभी कभी संप्रदान में भी, जैसे संप्रदान में भी को चिन्ह होता है किसी को अर्पण करने, अर्पित करने के लिए, अर्पित करने के, जैसे है रामार्पण, रामार्पण। तो अर्पित करने के में आपका किसी को कुछ देने के लिए आपको जो है इसमें संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, को लग जाता है। तो राम को अर्पण से शिवार्पण, शिव को अर्पण। हम इसमें को चिन्ह आपका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हम फिर भी जब इसका विग्रह करते हैं तो राम को अर्पण, जो पूरी तरीके से अर्पित कर दिया जाए, अर्पण कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं को। इसमें आपका विभक्त चिन्ह को नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। फिर इसी तरीके से आपका एक उदाहरण है रसोई घर। इसका हम विग्रह कैसे करते हैं, रसोई के लिए घर। इसका विग्रह होता है कि रसोई के लिए घर। राह खर्च,
राह के लिए खर्च। जैसे हम कई रास्ते में जाते हैं तो उसके लिए क्या लेके जाते हैं, खर्च लेके चलते हैं, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि राह खर्च। उसका एक संक्षेप में कह दिए राह खर्च। तो संप्रदान कारक में आपका एक शब्द हो जाता है राह खर्च। ऐसे आपके बहुत सारे उदाहरण आते हैं संप्रदान में। जैसे इसका चिन्ह होता है, इसे मैंने अभी यहाँ पे को नहीं बताया, लेकिन संप्रदान कारक में भी कभी कभी को चिन्ह होता है। अभी मैंने आपको बता दिया रामार्पण, राम को अर्पण। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है शिवार्पण, तब वहां पे को विभक्ति छिपी रहती है, ये दिखाई नहीं देता, आप समझ। लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं शब्दों को, तब उसमें हम को या फिर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। अगला आपका है अपादान तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह है वो है से। अपादान तत्पुरुष का चिन्ह होता है वो से होता है। जैसे ऋण मुक्त, अब इसका हम जब विग्रह करते हैं तो ऋण मुक्त दो शब्द है, तो ऋण से मुक्त। देश निकाला, ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें से जो है ये छिपा हुआ है, इसका विग्रह करेंगे तब ये से हमें दिखाई देगा। तो देश निकाला, जैसे हम कहते हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश से निकाला। गृह विहीन, गृह मतलब घर से विहीन, गृह से विहीन, इसका एक उदाहरण ये भी होता है गृह विहीन। गृह से विहीन, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो से आता है इसमें, तो गृह से विहीन। फिर अगला आपका होता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसका कारक, इसका चिन्ह होता है आपका का, के, की। मतलब ये संबंध बताने की कोशिश करता है, संबंध बताता है आपसे और इसका संबंध बताया जाता है किसी चीज से। जैसे राजपुत्र, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें क्या छिपा होता है आपका, राजपुत्र में का विभक्ति छिपी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, राजा का पुत्र। इसका जब हम विग्रह करते हैं राजा का पुत्र। पराधीन में कौन सी विभक्ति छिपी होती है, के। फिर इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसका हम विग्रह करते हैं तो पर के अधीन, जो दूसरों के अधीन हो, इसे हम क्या कहते हैं, पर के अधीन। अगला शब्द आपका आता है देश सेवा। मैंने यहाँ बताया आपका संबंध में का, के, की, रा, रे, री ऐसे शब्द आपके विग्रह करते समय ही दिखते हैं, ये सब इसमें छिपे रहते हैं और विग्रह करने पर ये प्रकट होते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। पराधीन, पर के अधीन। देश सेवा, देश की सेवा। देश की सेवा, जैसे हम कहें देश रक्षा। देश रक्षा, तो इसमें कौन सी विभक्ति छिपी होती है कि देश की रक्षा। देखिए अभी इसके पहले ही मैंने बताया अपादान में देश निकाला है, अब इसमें क्या है, देश सेवा है और ये देश से निकाला। इसमें देश की सेवा और इसे देश से निकाला। अपादान में आता है तो से, देश से निकाला। और का के संबंध में जब आता है तो देश सेवा, देश की रक्षा, इसमें की विभक्ति आपकी छिपी हुई होती है। संबंध तत्पुरुष में आपके चिन्ह होता है इसका का, के, की। जैसे अभी हम कह दें कि राजमहल, इसका विग्रह कैसे करेंगे कि राजा का महल। राजमहल, विग्रह इसका कैसे करेंगे, राजा का महल। फिर अगला आपका आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में आपका इसका कारण, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। में पर जैसे गृह प्रवेश। गृह प्रवेश,
तो किसका विग्रह इसे कैसे करते हैं कि गृह में प्रवेश, और जलमग्न, जल में मग्न, सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़। तो अधिकरण का कारक चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है में पर। जैसे मैंने बता दिया गृह प्रवेश, गृह इसका विग्रह करेंगे तो गृह में प्रवेश, जलमग्न, जल में मग्न, सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़। तो अभी मैंने बताया आपको तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसके निम्न 6 भेद होते हैं, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इसी को हम कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, करण को हम तृतीय तत्पुरुष, संप्रदान को चतुर्थी तत्पुरुष, अपादान को पंचमी तत्पुरुष, संबंध को षष्ठी तत्पुरुष, अधिकरण को सप्तमी तत्पुरुष। अब अगला इसी क्रम में आपका आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसे हम कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, और सप्तमी तत्पुरुष। तो द्वितीय तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह वो है। तृतीय तत्पुरुष करण कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा है। चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान कहते हैं इसको, फिर इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। पंचमी तत्पुरुष अपादान, इसका विभक्ति चिन्ह से है। संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, इसको हम संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। और सप्तमी तत्पुरुष अर्थात अधिकरण तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में पर। अभी मैंने इसको बता दिया आपको। गृह प्रवेश, इसका जब हम विग्रह करते हैं कि गृह में प्रवेश, जलमग्न, जल में मग्न, सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़। अब हम आते हैं कर्मधारय समास पर। में प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है या विशेष्य होता है। इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमान होता है। ये उपमेय, उपमान या विशेषण, विशेष्य आपस में कभी बदलते भी रहते हैं। जैसे विशेषण है तो पहले कभी विशेष आ जाएगा, विशेषण बाद में आएगा, कभी विशेष पहले आएगा, विशेषण बाद में, कभी विशेषण पहले विशेष्य बाद में। ऐसे कभी उपमान पहले उपमेय बाद में, कभी उपमेय पहले उपमान बाद में आता है। कर्मधारय समास में जिस समास में विशेषण विशेष की बात कही जाए या उपमेय उपमान की बात कही जाए, वहां पे हम कर्मधारय समास जानते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हम कहते हैं नील कमल, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका विग्रह करते हैं। नीला है जो, नीला है जो
कमल। ये क्या है आपका? नीला क्या है? ये विशेषण है, और ये कमल क्या है आपका? विशेष्य है। जैसे हम कहें नील गाय, नीली है जो गाय, तो नीला क्या है आपका? विशेषण है। गाय क्या है? ये विशेष्य है। इसको हम विशेषण विशेष्य कहते हैं। कर्मधारय समास अर्थात जिस समास में प्रथम पद एक पहला कोई भी पद, प्रथम पद नहीं कहेंगे बल्कि जिस समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाकवि, इसको हम कैसे विग्रह करते हैं? महान है जो कवि। अब यहाँ पे विशेषण विशेष कहाँ दिख रहा है आपको? जैसे विशेषण क्या है आपका? महान, और कवि क्या है? ये विशेष्य है। महान है जो कवि। महात्मा, महान है जो आत्मा। नरसिंह, नरों में जो सिंह है, यहाँ आपका क्या है? ये आपका विशेषण विशेष, या इसको उपमेय विशेषण विशेष लिखेंगे। इसको हम कहेंगे उपमेय या उपमान। नरों में जो सिंह है, सिंह की, नर की उपमा किससे दी जा रही है? सिंह से। ये आपका उपमेय उपमान है। ऐसे फिर हम कहते हैं चरण कमल, कमल के समान चरण, ये आपकी है चरण कमल। तो चरण कैसा है? कमल के समान। यहाँ भी उपमेय उपमान की बातें कही गई। तो चरण की उपमा किससे दी गई है? कमल से। तो ये क्या है? ये आपका ये उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान है। आज हम यहीं तक आपको बताएंगे। इसके आगे कल की जो अगला जो वीडियो होगा, वहां से आपका द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।